हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक सिलेबस का इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया है। उसके आगे हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। प्लाज्मा कला के विभिन्न मॉडल्स के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम इसके आगे चलते हैं, प्लाज्मा कला, ठीक है ना। अब हम इसके आगे चलते हैं। देखिए, प्लाज्मा कला में एक प्रॉपर्टी है, वो पाई जाती है क्या, कि ये सेमी फ्लूइड होती है। हम लोगों ने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, सेमी फ्लूइड यानी कि तरल होती है, अर्ध तरल होती है। दूसरा, अर्ध तरल होती है यानी कि इसकी अंदर तरलता, और दूसरा क्या है कि इसके अंदर एक और क्वालिटी होती है कि यह डायनामिक होती है। क्या होती है भाई? डायनामिक। डायनामिक का मतलब ये है कि इसमें गति होती है। डायनामिक का क्या अर्थ है कि इसके अंदर गति पाई जाती है, इसमें गतियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो इन दोनों के लिए कौन कौन उत्तरदायी है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सेमी फ्लूइड यानी इसका अर्ध तरल जो प्रकृति है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, इसके लिए उत्तरदायी है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में बार बार गलत लिख दे रहा हूँ, लिपिड वास्तव में है ये फॉस्फोलिपिड ही, लेकिन अभी हम बाद में पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड क्या है। लिपिड यानी वसा, लिपिड यानी कि वसा। देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा कला होती है, उसमें जो वसाएं उपस्थित होती हैं वो साधारण वसाएं नहीं होती, सिंपल लिपिड मॉलिक्यूल्स नहीं होते, वो फॉस्फोलिपिड के रूप में उपस्थित होते हैं। फॉस्फोलिपिड के रूप में उसमें उपस्थित होते हैं। आगे हम इसकी संरचना में पढ़ेंगे, इसके जो रासायनिक संगठन है उसमें। अभी तो हम केवल इतना ही समझते हैं, वसा। अब वसा के अंदर क्या है, देखिए वसा वास्तव में क्या है, थोड़ा समझने की बात है। ग्लिसरॉल अणु प्लस फैटी एसिड यानी कि फैटी अम्ल से मिलकर के बनती है। फैटी एसिड यानी कि फैटी अम्ल, ठीक है। इनसे मिलकर के यह वसाएं का जो है, वसाओं का जो है निर्माण होता है। अगर हम देखें संरचना तो ये ग्लिसरॉल अणु है, और इससे फैटी अम्ल। अब फैटी अम्ल क्या होते हैं? फैटी अम्ल होते हैं कार्बन की लंबी चेन के अम्ल, यानी कि जिनके अंदर कार्बन की संख्या, यानी कि हम बात करें, यह है हमारा यानी ये जो ग्रुप है ये है 18 बार, और फिर ये अम्ल, तो ये है क्या, फैटी अम्ल। फैटी अम्ल वास्तव में कार्बन की लंबी श्रृंखलाओं के अम्ल होते हैं, जिनके अंदर कार्बन की, फैटी अम्ल वास्तव में ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं जिनमें कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं या पाई जाती हैं। जब यह दोनों मिलते हैं तो किस संरचना का निर्माण होता है? वह संरचना होती है क्या भाई? फॉस्फोलिपिड या लिपिड। अब हम देखें, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं आर। आर कुछ भी हो सकता है, आर किसी भी प्रकार की कार्बन श्रृंखला हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से ठीक है, आर किसी भी प्रकार की कार्बन श्रृंखला हो सकती है। यह यहां से निकलता है, ये सब यहां से निकल जाता है, जल का अणु यहां से निकलता है, और जो संरचना बनती है वो संरचना बनती है, यहां बना रहा हूं मैं, CH2O COR, CH2 CHO COR और CH2O COR। यह है हमारा वसा का अणु। यह क्या है? हमारा वसा का अणु। मैं इस संरचना को अभी ऐसे कैसे बने छोड़ रहा हूँ, इसको मिटाऊंगा नहीं। यह हमारा वसा का एक अणु है। अब वसा के इस अणु में ये जो कार्बन की श्रृंखला है R, यह कार्बन की श्रृंखला क्या है? R। यह कार्बन की श्रृंखला दो प्रकार से हो सकती है। कितने प्रकार से हो सकती है? दो प्रकार की हो सकती है। कौन सी? एक सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त, और दूसरी होती है अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त।
शायद आप लोग स्कूल में ये लोग पढ़ चुके होंगे कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स का मतलब क्या होता है। देखिए, यदि कार्बन की चेन में कार्बन की चारों वैलेंसी 4 अणुओं से पूरी होती हैं, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ये बात तो हम सब जानते हैं। अगर ये चारों वैलेंसी 4 अणुओं से पूरी होती हैं तो यह अवस्था क्या कहलाती है, सैचुरेटेड यानी संतृप्त, यानी कि इसमें अब किसी भी प्रकार के बाहरी पदार्थ का अटैक नहीं हो सकता, ये कहलाती है क्या, संतृप्त। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं, सैचुरेटेड संतृप्त जो वसीय अम्लें संतृप्त जो अम्लें होती हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये भी हम दोबारा बना लेंगे। अभी आपको इस संरचना को अभी बनाने की जरूरत नहीं है, दोबारा हम इस बार इसको बनाएंगे, अभी पढ़ेंगे लिपिड के अणुओं के बारे में जब बनाएंगे। तो देखिए, अभी हम इतना पढ़ते हैं, जो संतृप्त होती हैं इनका गलनांक उच्च होता है। क्या होता है भाई, उच्च, यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, पूरा ही लिख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। ऐसे तीर का निशान लगा देते हैं अपन समझने के लिए, ठीक है। एग्जाम में नहीं लगाना आपको तीर का निशान, केवल मैं यहाँ पे समझने के लिए लगा रहा हूँ ताकि फटाफट हम लोग काम कर सकें, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड, अच्छा, गलनांक उच्च क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की चारों वैलेंसी 4 अलग अलग परमाणुओं से पूरी हैं, 4 अलग अलग समूहों से कवर हो रही हैं। तो बाहरी समूह जब इसमें क्रिया करता है, बाहरी समूह जब इसके ऊपर आके अटैक करना चाहता है, कोई एक्सटर्नल ग्रुप इसके ऊपर अटैक करता है, तो बहुत आसानी से इन बंधों को तोड़ना संभव नहीं हो पाता। तो ये तो हो गई किसकी बात, संतृप्त वसीय अम्लों की। अब बात आती है, अगर लिपिड के अंदर उपस्थित वसीय अम्ल, लिपिड के अंदर उपस्थित वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड अगर संतृप्त अवस्था में हैं, तो वो लिपिड्स कहलाती हैं सैचुरेटेड लिपिड्स। क्या कहलाती हैं, सैचुरेटेड लिपिड्स, यानी कि उनके अंदर जो फैटी एसिड है वो कैसा है, सैचुरेटेड है, इनका गलनांक उच्च होता है। ठीक इसके उलट अगर बीच में कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर क्या है भाई, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये इस अवस्था क्या कहलाती है, अनसैचुरेटेड। देखिए, कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 इस कार्बन की हो गई 1 2 3 4, ठीक है ना। इस कार्बन की यहाँ पे 1 2 3 4, तो ऐसी वसीय अम्लें क्या कहलाती हैं, असंतृप्त वसीय अम्लें। क्या कहलाती हैं, असंतृप्त वसीय अम्लें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनका गलनांक कम होता है, इनका गलनांक जो होता है वो कैसा होता है, कम। नीचे तीर का निशान मतलब कम। एग्जाम में अगर वही लिखना, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है कम, यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है भाई, लो। कैसा होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, लो। तो मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों है, क्योंकि इनके अंदर डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के ऊपर कोई बाहरी समूह क्रिया करने की क्षमता रखता है, तो आसानी से क्रिया कर लेता है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है भाई, कम। ये आसानी से पिघलती हैं, ये वाली जो वसीय अम्लें होती हैं आसानी से पिघल जाती हैं। जो संतृप्त वसीय अम्लें होती हैं वो आसानी से नहीं पिघलती, क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। तो ये तो बात हुई हमारी गलनांकों की, ठीक है। तो ऐसी जो लिपिड होती है, ऐसी वसा जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, वो अनसैचुरेटेड लिपिड्स कहलाती हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली अधिकतर जो वसा है वो अनसैचुरेटेड होती है, अनसंतृप्त होती है, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमारे शरीर में पाई जाने वाली अधिकतर वसा अनसैचुरेटेड होती है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित जो वसाएं हैं, लिपिड्स हैं, वो कौन सी होती हैं, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। चूंकि इनका गलनांक कम होता है, इनका गलनांक कम होता है, तो इसीलिए यह वसा तरल अवस्था में रहती है। किस रूप में रहती है, तरल अवस्था में रहती है, एक गाढ़ा तरल के रूप में रहती है,
क्यों रहती है? क्योंकि इनके अंदर उपस्थित जो वसीय अम्ल हैं, फैटी एसिड है, उनमें असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा ज़्यादा है। इसीलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? अर्ध तरल अवस्था के अंदर उपस्थित होती है या पाई जाती है। तो सबसे पहले तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अर्ध तरल यानी सेमी फ्लूइड क्यों है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्यतः दो भागों से मिलकर के बनती है, प्रोटीन और लिपिड, वसा और प्रोटीन। जो वसा है, वसा दो अणुओं से मिलकर बनती है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। फैटी अम्ल जो होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो संतृप्त या असंतृप्त। अगर फैटी अम्ल संतृप्त है तो उनका गलनांक उच्च होता है, मेल्टिंग पॉइंट उनका हाई होता है, तो ऐसे फैटी एसिड तुरंत आसानी से नहीं पिघलते। ठीक इनके उलट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर हैं तो इनका गलनांक जो होता है वो ज़्यादा होता है, कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कैसा होता है? लो होता है, तो आसानी से पिघल जाते हैं। हमारे शरीर के तापमान से भी कम इनका तापमान, इनका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है वो है, तो ये तरल अवस्था के अंदर ही पाई जाती हैं। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अर्ध तरल यानी सेमी फ्लूइड होती है। तो इसका उत्तर अगर हमसे पूछा जाए एग्जाम में कि वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर इन द स्टेट ऑफ सेमी फ्लूइड, कि प्लाज्मा कला अर्ध तरल अवस्था में क्यों पाई जाती हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाली वसाओं में असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा कला जो है अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि प्लाज्मा कला में पाए जाने वाली वसाओं में, प्लाज्मा कला में, ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है, आपको ऐसा कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बुक में भी लिखा मिल जाएगा। आप केवल इसको समझ लीजिए कि प्लाज्मा कला की जो वसाएं होती हैं उनमें जो वसीय अम्ल फैटी एसिड्स होते हैं उनमें असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए प्लाज्मा कला जो है वो अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है। द कंटेंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, the content of unsaturated fatty acids present in the lipids of plasma membrane is more, so plasma membrane is in the state of semi fluid। ठीक है, तो ये एक सरल सा, एक सीधी सी बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अर्ध तरल क्यों होती है। ठीक है ना, ये तो बात हो गई हमारी पहली की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्ध तरल क्यों है। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित वसाओं में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित लिपिड्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है, असंतृप्त वसीय अम्लों का गलनांक कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है इनका कम होता है, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है। ये तो बात हो गई हमारी भाई इसकी तरलता की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तरल क्यों है। अब बात आती है डायनामिक्स, गति की, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के में अंदर गति यानी डायनामिक्स क्यों पाई जाती है। ठीक है, तो गति के लिए रेस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी जो है वो है इसमें प्रोटीन। क्या है गति के लिए उत्तरदायी, कौन है? प्रोटीन। प्रोटीन क्यों उत्तरदायी है? अगर हम एक प्लाज्मा संरचना की बात करें, ठीक है ना, हम एक प्लाज्मा कला की बात करें, ये प्लाज्मा कला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित जो प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन या अंतः प्रोटीन जिन्हें बोलते हैं, ये लगातार गति करते रहते हैं। तो इसी के आधार पे हम कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है, गतिशील। कैसी होती है भाई, गतिशील। कुछ प्रोटीन तो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत टाइटली पैक होते हैं, वो इधर उधर नहीं हिल सकते। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो लगातार बॉन्ड बना करके तोड़ देते हैं, किसी दूसरी जगह जाके बॉन्ड बना लेते हैं, तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर गति पाई जाती है, डायनामिक होती है। क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन? क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीनों के अंदर गति उपस्थित होती है। ये दोनों चीज़ें प्रयोगों से भी निश्चय हो चुकी हैं कि किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो गति है वो, उसके लिए कौन उत्तरदायी है, उसके लिए उत्तरदायी है प्रोटीन। प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संपूर्ण पृष्ठ के अंदर, उसकी पूरी सरफेस में इधर से उधर गति करते रहते हैं, तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, गतिशील। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है भाई, गतिशील। और सेमी फ्लूइड भी हमने समझ लिया सेमी फ्लूइड क्यों होती है। तो ये हो गई बात हमारे सेंगर निकोलसन मॉडल की कंप्लीट। यहाँ पर आकर हमारा सेंगर निकोलसन मॉडल जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है कि
और सेंगर निकोल्सन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रत्येक प्रॉपर्टी को, इसके प्रत्येक गुण को समझाने में सक्षम है। इसलिए इस समय जो सबसे ज़्यादा मान्य मॉडल जिसके आधार पर प्लाज्मा कला की स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, वो है सेंगर निकोल्सन मॉडल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अब इसमें कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स और हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र। ध्यान रखिएगा, ये कंटेंट वही चल रहा है जो हमने पिछली क्लास में समझा था। जूलॉजी के अंदर पेपर 2 और बॉटनी के अंदर पेपर 1 यूनिट हम पढ़ रहे हैं। जूलॉजी के अंदर तो सेक्शन ए, जूलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे हैं कौन सा भाई? सेक्शन ए। सेक्शन ए का पार्ट 1। और बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट। इसमें पार्ट मटे हुए नहीं है, कंप्लीट रनिंग में है। ठीक है ना, तो ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। पोर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। छिद्र, प्लाज्मा कला के अंदर पाए जाने वाले छिद्र। ठीक है, इनके बारे में पढ़ने। देखिए, जो छिद्र होते हैं प्लाज्मा कला की सतह के ऊपर 0.1% से भी कम होते हैं, 0.1% से भी कम कुल सतह के ऊपर होते हैं। हम बात करें ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुल सतह जो है उसके ऊपर उसका 0.1% भाग से भी कम पर ये छिद्र जो होते हैं पाए जाते हैं। इनका जो व्यास होता है, डायमीटर, वो 0.35 नैनोमीटर तक हो सकता है। यानी कि जो व्यास है वो, छिद्रों का व्यास 0.35 नैनोमीटर तक हो सकता है। 0.35 नैनोमीटर का मतलब है 3.5 एंगस्ट्रॉम। 3.5 एंगस्ट्रॉम तक इनका व्यास हो सकता है। अब ये जो छिद्र होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? छिद्र जो होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है पदार्थों के आवागमन में सुविधा देते हैं। पदार्थों के आवागमन में सहायक होते हैं। सहायक होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। जो प्लाज्मा कला के अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों से होकर अनेक पदार्थ प्लाज्मा कला के आर पार होकर के गुजर सकते हैं। यही इन छिद्रों का कार्य होता है। ठीक है, अब हम इन छिद्र पढ़ते हैं। कितने प्रकार के छिद्र होते हैं? पहले प्रकार के जो छिद्र होते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चरल पोर्स, यानी कि संरचनात्मक छिद्र। स्ट्रक्चरल पोर्स यानी संरचनात्मक छिद्र परमानेंट होते हैं ये, यानी प्लाज्मा कला में ये परमानेंट होते हैं, हमेशा उपस्थित होते हैं, हमेशा पाए जाते हैं और इनसे होकर के विभिन्न अणु एक से दूसरी जगह पास हो सकते हैं। ये तो कौन से हो गए भाई? स्ट्रक्चरल पोर्स। ठीक है, ये बेलनाकार छिद्र होते हैं, सिलेंड्रिकल, यानी कि बेलनाकार छिद्र होते हैं। बेलनाकार छिद्र होते हैं यानी सिलेंड्रिकल छिद्र होते हैं और ये स्थायी होते हैं, परमानेंट यानी स्थायी छिद्र होते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार के छिद्र होते हैं डायनामिक पोर्स।
दूसरे प्रकार के जो छिद्र होते हैं वो हैं डायनामिक पोर्स, डायनामिक छिद्र। डायनामिक छिद्र ये अस्थाई होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, केवल आवश्यकता के अनुसार ही बनते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। जब जरूरत होती है तो ये छिद्र, ये पोर्स बनते हैं और किसी पदार्थ के परिवहन के बाद ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। संरचना इनकी बिल्कुल ऐसी होती है जैसी स्टैटिक पोर्स की, स्ट्रक्चरल पोर्स की संरचना होती है। ठीक है, ये केवल पदार्थ के ग्रहण करने के समय या पदार्थों के आवागमन के समय ही इनका निर्माण होता है और आवागमन होने के तुरंत बाद ये छिद्र जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ये तो हो गए भाई हमारे डायनामिक पोर्स। तीसरा अब हम देखते हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। देखो इन छिद्रों के यानी इन पोर्स के बारे में नॉलेज होना हमारे लिए ज़रूरी है। ये मिटा रहा हूँ मैं, इसको हटा रहा हूँ। यहाँ लिख देता हूँ, सेल बायोलॉजी, जूलॉजी पेपर 2 सेक्शन ए और बॉटनी पेपर 1 यूनिट 1। ठीक है, इन छिद्रों के बारे में हमको जानकारी होना ज़रूरी है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जूलॉजी के अंदर आपका एक कंटेंट आ रहा है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा कला के दोनों तरफ होने वाला परिवहन। ठीक है, यानी कि दो प्रकार का होता है, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ये जो प्लाज्मा, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि प्लाज्मा कला के अंदर से होकर के पदार्थों का आवागमन किस प्रकार से होता है। तो वो आवागमन समझ में आने के लिए हमें इन प्लाज्मा कला के अंदर उपस्थित छिद्रों की ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमें पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट समझने के लिए। हाँ भाई, तो देखो तीसरे प्रकार के छिद्र हैं पेविंग ब्लॉक छिद्र। तीसरे हैं पेविंग ब्लॉक पोर्स, पेविंग ब्लॉक पोर्स यानी कि पेविंग ब्लॉक छिद्र, पेविंग ब्लॉक पोर्स यानी कि पेविंग ब्लॉक छिद्र। ये क्या है, लिपिड और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जो प्लाज्मा कला होती है, प्लाज्मा कला की सतह के अंदर कुछ षटकोणीय स्थान बन जाते हैं इस प्रकार से, कुछ षटकोणीय स्थान अंदर बन जाते हैं जो कि लिपिड और प्रोटीन्स की जो संरचनाएं होती है उनके मध्य में पाए जाते हैं। ठीक है, हम बात करें, ये लिपिड है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये लिपिड है। अगर हम प्लाज्मा कला को यूं ना देख करके यूं देखें, अगर हम किसी प्लाज्मा कला को यूं ना देख करके अगर हम उसकी इस प्रकार से उसकी संरचना का अध्ययन करें तो यहाँ पे इस तरह से हमें दिख रहा है। ठीक है, जैसे बोर्ड मान लीजिए, हमने प्लाज्मा कला को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने बोर्ड को इस तरह से खड़ा कर दिया, इस तरीके से हमने रख दिया। ठीक है ना, तो इसकी सतह में ये जो बीच में स्थान होता है, ये स्थान जो होते हैं ये कहलाते हैं पेविंग ब्लॉक छिद्र, पेविंग ब्लॉक पोर्स। ये क्या कहलाते हैं भाई, पेविंग ब्लॉक पोर्स। ये वास्तव में लिपिड और प्रोटीन के बने षटकोणीय ब्लॉकों के मध्य में उपस्थित होते हैं। ये कहाँ उपस्थित होते हैं, लिपिड व प्रोटीन के बने मध्य बने षटकोणीय ब्लॉक के कोनों में स्थित होते हैं, कोनों में
स्थित होते हैं। लिखो, बिटवीन द कॉर्नर्स of hexagonal blocks made up of proteins and लिपिड्स, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इनके मध्य में ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं पेविंग ब्लॉक पोर्स। चौथे प्रकार के हो गए प्रोटीन चैनल पोर्स। इसको आप लिख लीजिए, फिर इसको हटाते हैं हम। चौथे प्रकार के हम पढ़ते हैं प्रोटीन चैनल पोर्स। चौथे हैं प्रोटीन चैनल पोर्स। ठीक है, यानी प्रोटीन चैनल छिद्र। प्रोटीन चैनल छिद्र ये कैसे होते हैं? प्रोटीन चैनल छिद्र, देखिए ये प्रोटीन प्लाज्मा कला के अंदर हम बात करें, ये प्लाज्मा कला है। इस प्लाज्मा कला के अंदर हमने वैसे ही इसको ट्रांसफर रूप में देख रहे हैं, इसमें जगह जगह पर ये तो इसमें लिपिड्स हैं, लिपिड्स का सर हमें दिख रहा है, जो इनकी पूंछ होगी वो अंदर की तरफ है, बोर्ड के अंदर की तरफ है। इसके अलावा इसमें यहाँ पर प्रोटीन्स की संरचनाएं उपस्थित हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया है घुंघराली सी संरचना जो है, ये प्रोटीन की बनी हुई संरचना है। ये प्रोटीन कैसा है, ये तो हम पढ़ लेते हैं क्या, लिपिड। और ये क्या है बीच में, प्रोटीन। ये क्या है भाई, प्रोटीन। तो प्रोटीन और लिपिड के बीच में, हाँ ये प्रोटीन कैसा है, इंटीग्रल, यानी अंतः प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन। इन प्रोटीनों के बीच में जो खाली स्थान है ये कहलाता है पेविंग ब्लॉक चैनल। क्या कहलाता है, पेविंग ब्लॉक चैनल। यानी कि पेविंग ब्लॉक चैनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित ऐसे खाली स्थान होते हैं जिनकी दीवारें चारों तरफ से अंतः प्रोटीन यानी इंट्रिंसिक प्रोटीन से घिरी हुई रहती हैं। ठीक है, किससे घिरी हुई रहती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन से घिरी हुई रहती हैं, अंतः प्रोटीनों से घिरी हुई रहती हैं। प्रोटीन चैनल्स आर दोज चैनल्स और दीज आर दोज ब्लैंक स्पेस whose walls are covered entirely by the intrinsic protein। ठीक है, यानी कि प्रोटीन चैनल पोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में खाली स्पेस है जो कि अंदर इंट्रिंसिक प्रोटीन से कवर्ड होता है।
ठीक है। प्रोटीन चैनल छिद्र जो है प्लाज्मा कला के बीच में उपस्थित ऐसे खाली स्थान है जिनकी दीवारें इंट्रिंसिक प्रोटीन यानी अंतः प्रोटीनों की बनी हुई होती हैं। ये कहलाते हैं प्रोटीन चैनल पोर। ये क्या कहलाते हैं? प्रोटीन चैनल पोर। इनसे होकर आयन और छोटे अणु जो होते हैं वो डिफ्यूज होने की क्षमता रखते हैं। आयन और छोटे अणु जो हैं वो इनसे होकर के डिफ्यूज होने की क्षमता रखते हैं। दूसरे प्रकार के, पांचवें प्रकार के, सबसे अंतिम प्रकार के होते हैं आयनोफोर। आयनोफोर, यह आयनोफोर जो होते हैं ये आयनोफोर जो है ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने हुए होते हैं, आयनोफोर जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं और ये कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की अदला बदली में सहायक होते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं और कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन में ये सहायक होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 5 प्रकार के पोर्स, अलग अलग प्रकार के छिद्र जो कि प्लाज्मा कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ, एक आधा स्पेशलाइजेशन और रह गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। देखिए ये है हमारा सेल, ठीक है। ये सेल के चारों तरफ है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोशिका द्रव्य के अंदर निकले हुए कुछ सूक्ष्म उभार पाए जाते हैं, जैसे कि इस प्रकार से। ये सूक्ष्म उभार कहलाते हैं माइक्रोविलाई। ये जो सूक्ष्म उभार होते हैं ये क्या कहलाते हैं? माइक्रोविलाई। ये बाहर भी हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बाहर भी हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं। यानी कोशिका कला, प्लाज्मा कला के अंतर्वलन से, इनफोल्डिंग से प्लाज्मा कला के अंतर्वलन से सूक्ष्मांकुर का निर्माण होता है। सूक्ष्मांकुर का निर्माण होता है प्लाज्मा कला के अंतर्वलन से, ड्यू टू इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइक्रोविलाइस आर फॉर्म्ड। सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोविलाई का निर्माण होता है। किसके से होता है? प्लाज्मा कला के अंतर्वलन से। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंतर्वलित हो जाती है, अंदर की तरफ घूम जाती है, इनफोल्ड हो जाती है और सूक्ष्मांकुर का निर्माण इसमें होता है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं क्या? सूक्ष्मांकुर यानी कि माइक्रोविलाई। सूक्ष्मांकुर यानी कि माइक्रोविलाई 0.8 माइक्रोन का इनका साइज होता है। जो आकार होता है 0.6 to 0.8
8 माइक्रोमीटर का इनका साइज होता है। माइक्रोमीटर या माइक्रोन एक ही बात है। और इनके केंद्र में, इनके बीच में यहां पर माइक्रोफिलामेंट्स यानी कि सूक्ष्म तंतु उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं भाई? सूक्ष्म तंतु उपस्थित होते हैं। इनके केंद्र में सूक्ष्म तंतु यानी माइक्रोफिलामेंट्स उपस्थित होते हैं। यह अंदर की तरफ कोशिका के अंदर अंतः प्रद्रवी जालिकाओं के साथ संबंध बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ संबंध बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो माइक्रोविलाई होती हैं यानी अंतः प्रद्रव्यी जालिकाएं, इनके साथ ये संबंध बनाती है। ठीक है, तो ये होगी बात हमारी सूक्ष्म तंतुओं की, सूक्ष्मांकुरों की। मैं फिर से बता दूं, प्लाज्मा कला के अंतर्वलन से कहीं कहीं पर प्लाज्मा कला जो होती है वो अंतर्वलित हो जाती है, अंदर की तरफ धंस जाती है, इनफोल्डिंग हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्डिंग हो जाती है। उससे माइक्रोविलाइज का यानी सूक्ष्मांकुरों का निर्माण होता है। कभी कभी ये बाहर की तरफ भी होती है। बहुत से बैक्टीरियल और प्रोटोजोल सेल्स में माइक्रोविलाई जो होती हैं वो बाहर की तरफ भी बन जाती हैं। ठीक है, तो इनका निर्माण होता है। इनका जो आकार होता है, इनका जो व्यास होता है, डायमीटर, वो 0.6 to 0.8 माइक्रोन के साइज की ये होती हैं। ठीक है ना। इनके अंदर सूक्ष्म तंतु यानी माइक्रोफिलामेंट्स इस प्रकार से पाए जाते हैं। लंबवत रूप में सूक्ष्म तंतु यानी माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं और ये कोशिका के अंदर अंतः प्रद्रवी जालिकाएं यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलती हैं या उनके साथ संबंध बनाए रखती हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी माइक्रोफिलामेंट्स यानी सूक्ष्म अंकुरों की। अब हम प्लाज्मा कला का रासायनिक संगठन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। जब तक आप ये लिख लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लाज्मा कला का रासायनिक संगठन। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारी क्लास को यहीं कंक्लूड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है प्लाज्मा कला का रासायनिक संगठन, वो हमारी नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।